जीआईसी का प्री पेपर जो 2021 को हुआ था उसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन थे और 41 से 120 तक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं। तो हम मैथमेटिक्स के करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 41 है कि इफ fx इक्वल टू 4x प्लस 5 अपॉन x माइनस 6, तो हमें निकालना है f इनवर्स x की वैल्यू। तो इसको पहले हम y सपोज कर लेते हैं। तो y इक्वल टू 4x प्लस 5 अपॉन x माइनस 6, इसमें हमने लिया है fx को y। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू आ गई है 6y प्लस 5 अपॉन y माइनस 4। तो ये x है और यहाँ से यदि आप देखें तो x की वैल्यू होगी f इनवर्स y। तो ये f इनवर्स y है, पूछा जा रहा है f इनवर्स x। तो इसको हम वेरिएबल में चेंजिंग कर देंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ x कर देंगे। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया और यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू 4। तो अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये देखिए, ये सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ r be the set of real numbers which of the following function is 1 1। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा फंक्शन 1 1 है। fx इक्वल टू साइन x, इसका यदि आप ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पर आप क्लियर देख रहे हैं कि ये 1 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है और x इक्वल टू पाई पर ये फिर से 0 आ रहा है। तो यहाँ पर दो वैल्यूज के लिए फंक्शन की वैल्यू सेम है, तो ये 1 1 नहीं हो सकता। तो ये 1 1 नहीं है। दूसरा है gx इक्वल टू cos x। तो cos x का जब आप ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे बनता है। तो इसमें भी वही प्रॉब्लम है। x इक्वल टू पाई बाई 2 पर देखिए यहाँ 0 हो रहा है, इसके बाद यहाँ पर भी 0 हो रहा है। तो फंक्शन दो जगह 0 है, तो ये भी 1 1 नहीं है। इसके बाद है hx इक्वल टू ex। तो इसका यदि ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 1 1 फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर सभी x की वैल्यूज के लिए यूनिक वैल्यू आ रही है। और लास्ट का फंक्शन भी देख लेते हैं। ये f1x दिया गया है और ये है a के बराबर। तो इसको यदि आप ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसका कुछ ऐसे बन जाएगा। तो ये तो मैनी वन है, क्लियर दिख रहा है। तो इस प्रकार से केवल एक फंक्शन है hx इक्वल टू ex जो 1 1 है। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट r be the relation on the set A such that r equal to r inverse, then r is reflexive, symmetric, transitive या फिर none। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे।
कि यहाँ पर गिवन है कि R इक्वल टू R इनवर्स। तो एक हम एलिमेंट ले लेते हैं A, B बिलोंग टू R। इसको हमने सपोज कर लिया। अब देखिए यदि हम इसको रिवर्स कर दें, B, A कर दें, तो ये ऑटोमेटिकली R इनवर्स का एलिमेंट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों इक्वल हैं, तो इससे क्या पता चला कि ये जो B, A है ये R में भी होगा। तो अब देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आया है कि A, B ये R में था, और यहाँ से रिजल्ट आया कि B, A ये भी R में है। तो यहाँ से आप क्लियर समझ सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेट R बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स इफ फंक्शन f from R to R is given by fx equal to x square plus 2 and function g from R to R is given by gx x upon x minus 1, then value of g of f। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए g of f x ये आपको पता करना है, और इसका मीनिंग होता है कि g of fx, तो यहाँ fx की वैल्यू रख लेनी है ये वाली x स्क्वायर प्लस 2। अब ये x की तरह बिहेव करेगा gx में, तो gx में x की तरह इसको लेना है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन, यहाँ पर x था तो इसकी जगह हमने ये रख दिया, और यहाँ पर भी x है तो इसकी जगह हम यही रखेंगे। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी हो रहा है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। तो अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये देखिए A ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a binary operation on a non-empty set G is a mapping from G to G, या फिर from G cross G to G, और या फिर R cross G to G, और या फिर R cross G to R। तो इसमें हमें डेफिनेशन देखनी होगी कि बाइनरी ऑपरेशन की क्या डेफिनेशन होती है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन है, let A be a non-empty set, then a function f from A cross A to A is called a binary operation on set A। तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि ये A क्रॉस A से A पर मैपिंग हो रही है। तो यहाँ पर नॉन एम्प्टी सेट G है, तो यहाँ पर आपका B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेट अ रिलेशन R be defined on the set of non-zero rational number Q by A R B। If A equal to 1 upon B, then this relation R over Q is। तो ये कंडीशन है कि A equal to 1 upon B, और इसके बेसिस पर हमें ये बताना है कि ये रिलेशन किस प्रकार का है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये तीनों ही हमें चेक करने होंगे। तो यहाँ पर गिवन है कि R एक रिलेशन है, और ये रिलेशन किस प्रकार का है कि A R B, दिस इम्प्लाइज A इक्वल टू 1 अपॉन B। यदि कोई दो एलिमेंट A और B हैं तो A इक्वल टू 1 अपॉन B है, और इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि B इक्वल टू 1 अपॉन A।
या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू 1। इन तीनों का एक ही मीनिंग है, तो ये रिलेशन आर शो कर रहा है। अब यहाँ पर पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए ए आर ए इसको हमें चेक करना होगा। तो यदि हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें तो a इक्वल टू 1/a ऐसा आ रहा है। तो ये सभी एलिमेंट्स के लिए ट्रू नहीं हो सकता, कुछ के लिए ट्रू हो सकता है लेकिन सबके लिए ट्रू नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल यदि आप 2 ले लें तो 2 इज नॉट इक्वल टू 1/2। तो इस तरह से ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसके बाद में हम चेक करेंगे कि क्या ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए आपको पता है कि ए आर बी यदि ऐसा है तो फिर बी आर ए भी होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ए आर बी इसका मीनिंग है कि ए इक्वल टू 1/b और बी आर ए का मीनिंग है कि b इक्वल टू 1/a। तो ये दोनों एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तीसरा भी चेक कर लेते हैं, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में आपको पता है कि 3 एलिमेंट होते हैं, तो a r b और b r c यदि ये दोनों हैं तो यहाँ से यदि आपको मिलता है a r c तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव है। तो a r b इसका मीनिंग है कि a इक्वल टू 1/b और इसका मीनिंग है कि b इक्वल टू 1/c। तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो इन दोनों से आपको मिलेगा a इक्वल टू, हम b की जगह ये वैल्यू रख देंगे तो 1/c, तो ये आ जाएगा c। तो यहाँ से मिल रहा है a इक्वल टू c और यहाँ से मिल रहा है a इक्वल टू 1/c। तो ये दोनों ही सेम नहीं आ रहे हैं, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, तो ये केवल सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if A is a square matrix of order n, then value of adjoint A। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है, इसमें जो है ये C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसको बता देता हूं कि कैसे सही है। तो यहाँ पर हमें चाहिए adjoint of adjoint A। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक फार्मूले से स्टार्ट करेंगे और फार्मूला है a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू in। तो ये यूनिट मैट्रिक्स है, तो ये एक फार्मूला है और इसी को हम यूज करेंगे और ये रिजल्ट हम लाएंगे। तो अब यहाँ पर हमें इन दोनों साइड एडजॉइंट ले लेना है। राइट साइड में भी एडजॉइंट ले लेंगे। अब हमें यहाँ पर फार्मूले फिर से यूज करने हैं। तो एक फार्मूला हम यूज करेंगे कि जब एडजॉइंट
दो मैट्रिक्स का करते हैं तो ये हो जाता है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ऑर्डर इसका रिवर्स हो जाता है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा एडजॉइंट, पहले हमें बी को लिखना है, तो बी ये है, तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए और फिर इंटू एडजॉइंट ए, इसको ले लेंगे। ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो गया है। अब यहाँ पर इसमें देखिए एक और फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो ये फॉर्मूला है कि एडजॉइंट k इंटू आई एन, तो ये हो जाता है k पावर n माइनस 1 आई एन। तो यहाँ k की जगह पर डिटर्मिनेंट a है, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट a इसकी पावर n माइनस 1 इंटू आई एन, ये ऐसे हो गया। अब हम इन दोनों साइड में a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हम a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों तरफ। अब देखिए ये एडजॉइंट a इंटू a है, तो एडजॉइंट a इंटू a की वैल्यू हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट a इंटू आई एन रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a और इसकी जगह हो जाएगा डिटर्मिनेंट a इंटू आई एन। ये ऐसे हो गया। अब देखिए इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आई एन ये फिनिश हो जाएगा और यहाँ पर डिटर्मिनेंट a जब इधर आएगा तो ये पावर n माइनस 2 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a इक्वल टू डिटर्मिनेंट a n माइनस 2 इंटू a। ये इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा जो कि यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3a माइनस 2b इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स दी गई है, और 2a माइनस b इक्वल टू ये एक और मैट्रिक्स दिया गया है। तो बताना है a की वैल्यू क्या है। तो सिंपल क्वेश्चन है, हमें a की वैल्यू चाहिए, तो हमें यहाँ पर b को हटाना पड़ेगा। तो b को हटाने के लिए यहाँ पर हमें 2b लाना पड़ेगा। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये 4a हो जाएगा और ये 2b हो जाएगा। तो 4a माइनस 2b इक्वल टू, इधर हम सभी एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और इसके बाद ये फर्स्ट रिलेशन दिया था 3a माइनस 2b और ये है 6 और माइनस 9 माइनस 3। अब हमें इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो ये b से b कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर आएगा a। इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 16 में से 6 को माइनस कर लीजिए, तो ये दोनों ही 10 हो जाएंगे। माइनस 20 से माइनस 9 को जब माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस 11। माइनस 4 से माइनस 3 को माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस 1। तो ये इसका फाइनल आंसर है और इसके अकॉर्डिंग ये बी ऑप्शन करेक्ट है। Next question, if a matrix this is expressed as a plus b
where A is symmetric and B is skew symmetric, then B is equal to। तो इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस किया गया है A प्लस B फॉर्म में, जिसमें से A सिमेट्रिक है और B स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसमें पूछ रहा है कि B की वैल्यू क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी। देखिए, कोई भी मैट्रिक्स P है तो आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं 1/2 P प्लस P डैश और प्लस 1/2 P माइनस P डैश। इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। और यहाँ पर ये जो पहला है इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरे वाले को स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ये पहला है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और ये वाला स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। किसी भी मैट्रिक्स को यदि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में चेंज करना हो तो यही प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं। तो हमें बताना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसके लिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी होगी। P माइनस P डैश, तो हमें इस मैट्रिक्स में से इसी का ट्रांसपोज माइनस करना होगा। तो पहले दोनों मैट्रिक्स को लिखना पड़ेगा, एक और ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब इसका ट्रांसपोज कर लेना है। ये ट्रांसपोज हो गया है। अब इसको सेपरेट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 0 -5 -5 5 0 3 और 5 -3 0। अब इसको हम 1/2 से सभी एलिमेंट्स को डिवाइड कर देंगे। तो ये आ गया है और ये जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिख रही है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता क्या है कि ये जो डायगोनल है ये 0 0 होना चाहिए और इधर के जो एलिमेंट्स हैं इसमें साइन का डिफरेंस होना चाहिए। तो जैसे यहाँ +5/2 है तो यहाँ -5/2 है, ऐसे ही यहाँ पर -5/2 है तो यहाँ +5/2 है, ऐसे ही यहाँ पर भी है, यहाँ -3/2 है तो यहाँ 3/2 है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल 0 0 होते हैं और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उसमें साइन का डिफरेंस होता है। तो ये क्लियर है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रही है। और अब हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो ये जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो 3 इक्वेशन दिए गए हैं और इसके लिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। जो इसके कोफिशिएंट्स है उनसे डिटर्मिनेंट बनेगा ये डिटर्मिनेंट बन गया है और इसको एक्सपेंड कर लेते हैं।
तो ये 7 आ रहा है और ये इक्वल टू 0 नहीं है। तो इस केस में जब डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 नहीं है तो ये यूनिक सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करेगा, यूनिक नॉन जीरो सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको एक्सपेंड कर दीजिए और सॉल्यूशन आ जाएगा। इसमें हम देखिए x माइनस वाई और y माइनस जेड, इसको हम ऑब्टेन करेंगे। तो इसके लिए हमें C1 में से C2 और C2 में से C3 को माइनस करना होगा। तो ये दोनों ही 0 हो जाएंगे और यहाँ पर आएगा x माइनस वाई और ये हो जाएगा y माइनस जेड और यहाँ पर आएगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब, y क्यूब माइनस जेड क्यूब। अब देखिए इस कॉलम से हम x माइनस वाई को कॉमन ले सकते हैं और इस कॉलम से हम y माइनस जेड को कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ऐसे ही यहाँ पर आएगा और थर्ड वाला जो है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे पहले वाले रो से। तो यहाँ पर 1 है तो ये 1 हो गया और ये चारों बचेंगे तो इसमें हम एक्सपेंड कर लेंगे तो ये मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा। तो इसको हटा देते हैं, यहाँ पर सीधे कर देते हैं। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इसमें देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, तो ये y कैंसिल हो गया। अब इसको हमें फैक्टर करने होंगे। तो यहाँ पर देखिए जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम फैक्टर कर लेंगे तो ये हो जाएगा जेड माइनस एक्स और जेड प्लस एक्स। और फिर इसके बाद इसमें और इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन है यहाँ पर y। अब देखिए जेड माइनस एक्स फिर से कॉमन हो गया। तो यहाँ पर आएगा x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये कंप्लीटली फैक्टराइज हो गया है और इसके अकॉर्डिंग ये देखिए यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यदि आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू रख करके भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसमें आप x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 0 और यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, ऐसे लेकर के इसको सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद ऑप्शंस में रख करके देख लेंगे तो पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, देखिए लगातार डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसमें भी वैल्यू पूछी जा रही है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है।
इसमें हम सीधे R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3 कर देंगे और बस इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो R1 में से R2 जो माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा x माइनस जेड और यहाँ पर आएगा z माइनस एक्स और ये 0 हो जाएगा। इसके बाद में R2 से R3 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा y माइनस एक्स और यहाँ पर आएगा x माइनस वाई और ये 0 हो जाएगा और ये कोई भी चेंज नहीं होगा, ये इतना आ गया है। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस जेड इंटू एक्स माइनस वाई माइनस y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स। तो देखिए यहाँ पर आप माइनस कॉमन ले सकते हैं तो ये z माइनस एक्स हो गया। यहाँ पर भी माइनस कॉमन ले सकते हैं तो ये y माइनस एक्स हो जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा। और यहाँ पर y माइनस एक्स और z माइनस एक्स है। अब देखिए दोनों सेम आ गए हैं तो ये कट करके 0 हो जाएगा, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें चाहें तो आप x y z इसकी वैल्यू रख करके भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने x को 1 ले लिया, y को भी 1 ले लिया और z को भी 1 ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो कॉलम है ये 1 1 1 हो जाएगा और दो कॉलम एक जैसे हो जाएंगे तो ये डायरेक्ट 0 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है द हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज। तो इसके रूट्स हम अल्फा बीटा ले सकते हैं और हार्मोनिक मीन पूछा जा रहा है तो हार्मोनिक मीन होता है 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट चाहिए और सम चाहिए, तो प्रोडक्ट यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू सी अपॉन ए। तो ये सी अपॉन ए हो गया और इसका जो सम है माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना है तो a से a कैंसिल हो गया और ये 2c अपॉन b ये आ गया है। तो 2c अपॉन b माइनस में आ रहा है तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए यहाँ पर प्लस में भी दिया गया है तो माइनस और प्लस दोनों ऑप्शन प्रेजेंट हैं और इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग भी होती है, तो थोड़ा सा भी असावधान रहेंगे तो तुरंत गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी देखिए रूट्स का ही है इक्वेशन का और इसमें क्यूबिक इक्वेशन दी गई है। तो इसमें कह रहे हैं कि इसके रूट्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो कंडीशन कौन सी होगी। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होने के लिए क्या होना पड़ेगा, बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा इंटू गामा ऐसे होना पड़ेगा। तो पहले हम यहाँ से तीनों रूट्स का सम निकाल लेते हैं, दो का प्रोडक्ट का सम निकाल लेते हैं और तीनों का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो पहले हम तीनों रूट्स का सम निकालेंगे तो ये होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो माइनस उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो माइनस पी और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब तो ये 1, तो ये हो गया पी। इसी प्रकार से ये जब हम इसको लेंगे तो ये प्लस में होता है और यहाँ पर कोफिशिएंट हम x का लेते हैं तो ये q हो जाएगा और प्रोडक्ट में
फिर से निगेटिव होगा और कोफिशिएंट यहाँ पर नहीं है, कांस्टेंट टर्म लेना होगा। तो कांस्टेंट टर्म माइनस आर है, तो ये प्लस आर हो जाएगा। इन तीनों की वैल्यू हो गई है और अब हमें यहाँ पर पी क्यू आर में रिलेशन चाहिए। तो पी क्यू आर में रिलेशन चाहिए तो अल्फा बीटा गामा तीनों को एलिमिनेट करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ से अल्फा प्लस गामा को हम अलग कर लेंगे और अल्फा प्लस गामा प्लस बीटा ऐसे लिख सकते हैं। ये यहाँ से आ गया तो बीटा को इधर कर सकते हैं, तो इसको हम बीटा को राइट साइड में लिख लेंगे ऐसे। उसके बाद सेकंड जो है ये वाला, यहाँ से हम करेंगे बीटा को कॉमन, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस गामा और बीटा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्यू, ये ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ये गामा अल्फा है, ये देखिए यहाँ से हम बीटा स्क्वायर इसको रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस गामा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्यू, ये ऐसे हो गया। अब इसके बाद तीसरा जो ये दिया गया है, यहाँ से हम अल्फा इंटू गामा की जगह बीटा स्क्वायर रख सकते हैं, तो ये आ जाएगा बीटा क्यूब इक्वल टू आर। तो ये रिलेशन आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें जो ये रिलेशन है इससे हम आगे बढ़ेंगे और अल्फा प्लस गामा की वैल्यू हम यहाँ से रख लेंगे, तो ये हो जाएगा p माइनस बीटा। अब देखिए यहाँ से अल्फा और गामा ये एलिमिनेट हो गया है, केवल बीटा बचा है और यहाँ पर भी बीटा है। तो अब हम इन्हीं दोनों से पी क्यू आर में रिलेशन लाएंगे, तो बीटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये p बीटा माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्यू, तो बीटा स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर बीटा बच रहा है, तो इसको हम, क्योंकि यहाँ बीटा क्यूब है तो हम होल क्यूब कर लेते हैं, तो p क्यूब बीटा क्यूब इक्वल टू क्यू क्यूब। अब बीटा क्यूब की वैल्यू रख लीजिए, तो p क्यूब इंटू आर इक्वल टू क्यू क्यूब, ये एक रिलेशन आ गया है। और अब हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये देखिए p क्यूब आर इक्वल टू क्यू क्यूब, तो ये जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया है और इसके रूट्स पूछे जा रहे हैं। तो इक्वेशन है लॉग बेस में 4 है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 24 इक्वल टू 2। इसको हम पहले लॉग को हटा देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 24 इक्वल टू 4 पावर 2। तो ये 4 पावर 2 है, तो ये हो जाता है 16। अब ये इक्वेशन बन जाएगी, इसको फैक्टर कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए x की दो वैल्यूज आ रही हैं 4 और 2, ये डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4 mod x माइनस 2 माइनस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो पहले हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं और इसके लिए देखते हैं कि ये क्या इक्वेशन बनेगी। ये 4x हो गया और ये भी 4x है, तो ये हो जाएगा 8x और ये 4 टू 8 हो जाएगा प्लस का और ये भी प्लस का है, तो यहाँ से आएगा x माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 4, 4। इसके दो रूट होंगे, दोनों ही इक्वल होंगे। अब हम यहाँ पर निगेटिव ले लेते हैं, ये प्लस हो जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो देखिए 4x है और ये माइनस 4x से कैंसिल हो गया। इसी तरह से यहाँ पर माइनस का 8 आएगा और ये प्लस का 8 है, तो x स्क्वायर इक्वल टू 0। x की दो वैल्यूज आ गई, 0 और 0। ये टोटल 4 रूट हो गए और पूछा जा रहा है सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स, तो इसका हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 0, तो ये हो गया 8। तो ये ए ऑप्शन करेक्ट होगा। कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि यहाँ पर यदि आप एक ही बार 4 लेंगे तो यहाँ पर आंसर 4 आएगा और 4 भी ऑप्शन में यहाँ प्रेजेंट है, तो इसलिए केयरफुल रहना है। अगला क्वेश्चन है, What is the probability that a leap year selected at random will have 53 Sundays? तो ये मोस्टली लोगों को पता ही है इसका आंसर क्या होता है। तो लीप ईयर है यहाँ पर, तो टोटल डेज कितने हो जाएंगे, 366 डेज हो जाएंगे यहाँ पर, और इसको हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 52 वीक्स। तो 52 हफ्ते हो गए और इसमें 52 हफ्ते में 52 संडे तो होंगे ही, 52 संडे इसमें हो जाएंगे। और ये जो 2 दिन बच रहे हैं इसको हमें देखना है कि ये क्या क्या हो सकते हैं। तो ये 2 दिन हो सकते हैं संडे मंडे, या फिर मंडे ट्यूसडे, या फिर ट्यूसडे वेंसडे, या फिर वेंसडे थर्सडे, या फिर थर्सडे फ्राइडे, या फिर फ्राइडे सैटरडे, और या फिर सैटरडे संडे। तो ये टोटल ऑप्शन हो गए 7। अब इसमें से हमें ये देखना है कि संडे किस में आ रहा है। तो ये एक तो ये है संडे मंडे, और एक ये लास्ट का है सैटरडे और संडे। तो ये 2 जगह पर संडे आ रहा है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 53 संडे आने की, ये हो जाएगी 2/7। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times, then the probability of getting at least one tail। 3 बार कॉइन को उछाला जाता है और कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए कि कम से कम एक बार टेल हो।
तो हम पहले निकालते हैं कि एक भी बार टेल ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो एक भी बार टेल ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 1/2 1/2। 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि 3 बार टॉस हो रहा है, तो ये हो जाएगा 1/8। तो ये है प्रोबेबिलिटी जब एक भी टेल नहीं है, तीनों में हेड है। तो अब हम क्या करेंगे कि एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल के लिए हमें इसको 1 से माइनस करना होगा। तो ये हो जाएगा 7/8। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, if A and B are two events such that probability of A equal to 1/3, probability of B equal to 1/4 और union probability is 1/2, then value of probability A over B not। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए। एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है A over B not, प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B not अपॉन प्रोबेबिलिटी B not, ये फार्मूला होता है। तो हमें इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। PB not इक्वल टू 1 माइनस PB। तो PB यहाँ 1/4 दिया गया है, तो ये 3/4 हो गया। अब हमें ये चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला यूज कर लीजिए, PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA यूनियन B। तो ये 1/3 है, 1/4 1/2। तो इसका कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 4 प्लस 3 और -6। 1/12 ये इसकी आ गई वैल्यू। और अब देखिए हमें चाहिए PA इंटरसेक्शन B नॉट। तो इसके लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे कि PA इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B और प्लस PA इंटरसेक्शन B नॉट, ये फॉर्मूला है। तो इसमें हमें PA पता है और PA की वैल्यू है 1/3 और PA इंटरसेक्शन B अभी निकाला था 1/12। और यहाँ से हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी PA इंटरसेक्शन B नॉट इक्वल टू 1/3 में से 1/12 को माइनस कर लेना है, तो ये आ जाएगा 1/4। अब हमें दोनों वैल्यूज को यहाँ पर रख लेना है। तो ये जो वैल्यू है 1/4 और इसकी वैल्यू है 3/4, तो ये आ गया 1/3। तो इस प्रकार से ये C ऑप्शन करेक्ट हो गया।
अगला क्वेश्चन है विच फंक्शन इज नॉट डिसकंटिन्यूअस। तो आसान क्वेश्चन है। देखिए नॉट डिसकंटिन्यूअस की बात हो रही है, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो पहले फंक्शन में हम देखते हैं कि साइन 1/x है, और कॉन्टिन्यूअस होने के लिए ये आवश्यक है कि उसका LHL और RHL और फंक्शन की जो वैल्यू है पॉइंट A पर वो सभी इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर A की वैल्यू है 0, तो F0 अगर हम देखें तो साइन 1/x के लिए डिफाइन नहीं है, tan इनवर्स 1/x के लिए डिफाइन नहीं है, 1/x² के लिए भी डिफाइन नहीं है, और tan x के लिए डिफाइन है। तो इस प्रकार से जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है वो tan x हो जाएगा x = 0 पर। और tan x का यदि आप ग्राफ देखें तो ये कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे होता है। तो यहाँ पर ये 0 पर क्लियर दिख रहा है कि ये कॉन्टिन्यूअस है। अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 + x होल पावर 1/x। तो ये भी इजी है, इसको हम y सपोज कर लेते हैं। अब हम इसको दोनों तरफ log ले लेंगे। ये ऐसे आ गया है, और अब आप देखिए कि ये जो x है इसको हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं अपॉन में। जब आप वैल्यू रखेंगे तो ये log 1 आएगा और वो 0 होता है, तो नीचे भी 0 है, तो ये 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो यहाँ पर हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट करना है और इसको भी डिफरेंशिएट करना है। तो ये इतना आ गया है। अब आप वैल्यू रख सकते हैं, तो इसकी जो लिमिट है ये 1 आ जाएगी। तो log y = 1 हो गया है, log y = 1। तो यहाँ बेस में e है, तो y = क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है when we expand sin π/4 plus theta in powers of theta, the coefficient of theta cube upon 3 factorial is। तो यहाँ पर हम एक एक्सपेंशन यूज करेंगे fa + h, और इसका एक्सपेंशन होता है fa + h f' a plus h² upon factorial 2 f a plus so on। तो ये एक्सपेंशन का फॉर्मूला है और इसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा sin π/4 plus थीटा। a की जगह π/4 है और h की जगह थीटा है। तो पहले हम इन सब की वैल्यूज निकाल लेते हैं, फिर यहाँ पर रख लेंगे। तो fa हो जाएगा sin π/4।
और इसकी वैल्यू होती है 1/√2। ऐसे ही f डैश a क्या होगा, f डैश a हो जाएगा cos π/4, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन cos x और उसमें फिर हम x की जगह पर π/4 रखेंगे, तो ये हो जाएगा cos π/4 और इसकी वैल्यू है 1/√2। ऐसे ही हम डबल डैश की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये cos x था, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन x आएगा, तो ये साइन π/4 हो गया, तो ये -1/√2 हो गया। ऐसे ही ट्रिपल में क्या आएगा, ये माइनस cos π/4 आ जाएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इन सभी में आप देख रहे हैं 1/√2 आ रहा है और प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस इस प्रकार से वो आ रहा है। तो अब यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे एफ ए की वैल्यू, तो ये हो जाएगी 1/√2। 1/√2 सभी में कॉमन है, उसको बाहर ले सकते हैं, तो यहाँ पर 1 हो गया। फिर इसके बाद h की जगह थीटा है, तो इसको थीटा ले लेंगे और यहाँ पर f डैश a है, तो f डैश की वैल्यू यहाँ पर देखिए 1/√2 प्लस में थी, तो ये प्लस का थीटा हो जाएगा। इसके बाद माइनस यहाँ पर थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और इसकी वैल्यू थी -1/√2, तो ये कॉमन चला गया, माइनस यहाँ रह गया। फिर नेक्स्ट टर्म फिर से निगेटिव होगा और ये थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल हो जाएगा और इसके बाद के टर्म फिर प्लस के आएंगे। अब हमें बताना है कोफिशिएंट ऑफ थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो इसका कोफिशिएंट हमें बताना है, तो ये हो जाएगा माइनस और 1/√2, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर भी सावधान रहना है, ये देखिए 1/√2 भी गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइटिंग Lagrange's mean value theorem as fb minus fa equal to b minus a f dash c, a is less than c less than b, the value of c is, और यहाँ पर fx दिया है, a दिया है, b दिया है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लैग्रेंज थ्योरम लगानी है और fx की वैल्यू यहाँ पर x माइनस 1 दिया गया है, इसको ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो ये fx की वैल्यू है और a और b यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर f डैश c इक्वल टू है अब यहाँ पर वैल्यू रख देना है, तो f डैश c इसको डिफरेंशिएट करके c रख देना है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2c माइनस 1 और एफ बी यहाँ पर b 1/2 इसमें रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/4, तो ये -1/4 हो गया। एफ ए तो ये 0 रख देना है, तो ये तो पूरा 0 हो गया। फिर b माइनस ए कर लेना है, तो 1/2 माइनस 0, तो ये टोटल आ गया -1/2। तो यहाँ से 1 को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 2c इक्वल टू तो ये c की वैल्यू आ गई है 1/4, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ u इक्वल टू एफ वाई अपॉन एक्स देन द वैल्यू ऑफ x डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एक्स अपॉन डेल वाई। तो यहाँ पर ध्यान देना है, ये डेल एक्स अपॉन डेल वाई लिखा है, तो ये डेल u अपॉन डेल वाई होना चाहिए, मिस प्रिंटिंग लग रही है, तो इसको हम डेल u अपॉन डेल वाई मान करके ही करेंगे। आयलर्स थ्योरम यहाँ पर अप्लाई कर देना है। तो आयलर्स थ्योरम क्या होती है कि तो ये आयलर्स थ्योरम है, x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू n इंटू यू। तो ये n यहाँ पर डिग्री होती है, तो यहाँ पर डिग्री यदि आप देखें तो ये 0 आ रही है, y अपॉन x, तो यहाँ पर डिग्री 0 है, तो ये पूरा 0 हो गया। तो इस प्रकार से ये ए ऑप्शन करेक्ट हो। अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 a पावर x प्लस b पावर x अपॉन 2 और होल पावर 1 अपॉन x है, तो इसको भी हमें log लेना पड़ेगा। तो इसको हम y ले सकते हैं, तो ये log y इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x log ax प्लस bx अपॉन 2, ये ऐसे है। ये जो x यहाँ पर है इसको आप अपॉन में भी लिख सकते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0 अपॉन 0 फॉर्म। और यहाँ पर हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे। इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ax प्लस bx अपॉन 2, तो ये 2 यहाँ चला जाएगा। और फिर इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो ये 1 अपॉन 2 और ax का डिफरेंशिएशन ax log a हो जाएगा और bx का हो जाएगा bx log b। ये न्यूमरेटर का हो गया डिफरेंशिएशन और इसका यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब हम लिमिट रख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा a पावर 0, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, तो ये हो गया 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा 1 अपॉन 2 और यहाँ पर a पावर 0, तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ पर भी ये 1 हो जाएगा, तो ये टोटल आएगा 1 अपॉन 2 log a प्लस log b। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा log, ये a b हो जाएगा और 1 अपॉन 2 पावर में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा log अंडर रूट ए बी और इस तरफ है log y, तो यहाँ से y की वैल्यू हो गई अंडर रूट ए बी, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, इसमें u इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई दिया गया है और इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, तो ये भी आयलर्स थ्योरम पर ही बेस्ड है। तो आयलर्स थ्योरम का जो फार्मूला है x डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल u अपॉन डेल वाई इक्वल टू nu, ये फार्मूला होता है। अब इसी से
एक रिजल्ट आता है जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से रिजल्ट आता है x डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस y डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल y। दिस इज इक्वल टू n-1 डेल u अपॉन डेल x। ये इतना रिजल्ट आ जाता है जब इसको हम विद रेस्पेक्ट टू x फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं। और एक और रिजल्ट आता है जब हम इसको विद रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करते हैं, तो वो रिजल्ट आता है x डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल y प्लस y डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर इक्वल टू n-1 डेल u अपॉन डेल y। तो ये दो रिजल्ट आ जाते हैं जब हम इसको विद रेस्पेक्ट टू x और विद रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करते हैं। अब हम इन दोनों रिजल्ट से एक थर्ड रिजल्ट लाएंगे और वो एग्जैक्टली इतना होगा। तो वो हो जाएगा, पहली इक्वेशन जो ये वाली है इसको हम x से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम y से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम इसको ऐड कर लेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये x इंटू वाई होगा और यहाँ भी x इंटू वाई हो जाएगा, तो ये ऐड हो जाएंगे। तो ये 2xy डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा और प्लस ये टर्म आ जाएगा y स्क्वायर डेल u डेल वाई स्क्वायर। तो ये आ गया और राइट साइड में इसका और इसका जो पूरा सॉल्विंग करके आएगा वो हो जाएगा n-1 u के बराबर। तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, जब आप इसको करेंगे तो इतना ही आएगा। अब यहाँ पर n की वैल्यू हमें रख देनी है। तो देखिए n यहाँ पर कितना है, डिग्री इसकी कितनी है, अंडर रूट लगा हुआ है, तो ये 1/2 है। तो ये आ जाएगा -1/4 u। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, द फंक्शन साइन पावर p थीटा cos पावर q थीटा अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू व्हेन। तो ये मैक्सिमा मिनिमा को क्वेश्चन है और इसके लिए पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, dy अपॉन डी थीटा पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये आएगा q इंटू कॉस q-1 थीटा और इसके बाद कॉस का फिर से कर लेंगे, तो ये माइनस साइन थीटा आ जाएगा। फिर प्लस, अब की बार हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा p इंटू साइन p-1 थीटा, फिर साइन का फिर से कर लीजिए, तो एक कॉस थीटा हो गया और ये वाला है कॉस q थीटा। अब देखिए कुछ कॉमन भी आ रहा है और कॉमन आपको मिलेगा साइन p-1 थीटा और कॉस q-1 थीटा, ये कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा -q
साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आएगा प्लस पी कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद मैक्सिमा या मिनिमा के लिए dy अपॉन dx 0 होता है, तो इसको हम इक्वल टू 0 करा लेते हैं। तो अब दो फैक्टर हैं, तो इसको हम इक्वल टू 0 लेते हैं, तो ये हो जाएगा q साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू p कॉस स्क्वायर थीटा। ये यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू p अपॉन q। तो यहाँ से आएगा tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट p अपॉन q, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स अंडर रूट p अपॉन q। तो यही इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू का काम करेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन r इक्वल टू 0 टू n प्लस 1, ये n माइनस 1 है, 1 अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें यदि आपको फार्मूला नहीं पता है तो इसको करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसमें हम फार्मूला यूज करने वाले हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 टू n h f a प्लस आर एच इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b fx dx। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, और यहाँ पर जो NH है ये b माइनस a के बराबर होगा। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, और इसको जब हम इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1, और ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको सॉल्व कर लेना है, तो ये होता है साइन इनवर्स x का, और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से 1, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2, और 0 का 0, तो ये हो गया पाई बाय 2। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन फॉर द इंटीग्रल इज। तो यहाँ पर हमें केवल बताना है कि सब्स्टिट्यूशन कौन सा लेना ठीक होगा, इसको हमें इंटीग्रेट नहीं करना है। तो ये पावर है 1/2 और ये पावर 1/3 है, तो इसमें हम x इक्वल टू टी पावर 6 ले सकते हैं। तो यहाँ से आएगा dx इक्वल टू 6 टी पावर 5 dt, और इसको जब आप यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 1 प्लस टी पावर 6 1/2, और ये हो जाएगा 1 प्लस टी पावर 6 1/3, और इंटू 6 टी पावर 5 dt।
तो ये सिंप्लीफाई होकर के हो जाएगा 1 प्लस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर इंटू 6t पावर 5 dt। अब इसको इंटीग्रेट करना इजी हो गया है, तो ये जो है सुटेबल सब्स्टिट्यूशन है, तो ये ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 4 to 7 x पावर 10 अपॉन x पावर 10 प्लस 11 माइनस x होल पावर 10। तो ये इजी है। इसमें हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, जैसे इंटीग्रल a से b fx dx है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है इंटीग्रल a से b f a प्लस b माइनस x dx। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो इसको हमने I सपोज कर लिया 4 to 7 x पावर 10 11 माइनस x पावर 10। इसको हम इक्वेशन 1 कहेंगे। अब हम इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जो ये x है, इसकी जगह हो जाएगा 4 प्लस 7 माइनस x। तो 4 प्लस 7 11 और ये हो जाएगा 11 माइनस x पावर 10 अपॉन ये भी 11 माइनस x पावर 10 हो जाएगा, और ये 11 और 11 जब कैंसिल हो जाएगा तो ये x पावर 10 आ जाएगा। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेना है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये 2i हो जाएगा, और यहाँ पर 4 to 7, और यहाँ पर देखिए पूरा ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर भी उतना ही आ जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, तो ये 7 माइनस 4, ये 3 आ गया। तो यहाँ से I की वैल्यू आएगी 3/2। तो ये जो है डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 14x। तो इजी क्वेश्चन है। ये इतना दिया गया है, और इसको जो सर्किल की इक्वेशन होती है उससे कंपेयर कर देंगे। ये सर्किल की इक्वेशन है, और इसी से हम इसको कंपेयर कर लेंगे। पूछा जा रहा है एरिया, तो एरिया के लिए हमें चाहिए रेडियस। तो रेडियस का फार्मूला है r इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो यहाँ से जब आप कंपेयर करेंगे तो g की वैल्यू देखिए 2g इक्वल टू -14 है, तो g की वैल्यू -7 हो गई, और f की वैल्यू 0 है, और c की वैल्यू भी 0 है। तो यहाँ पर आएगा 49 प्लस 0 माइनस 0, तो ये हो गया 7। तो ये रेडियस हो गया। अब हमें चाहिए एरिया, तो एरिया है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर पाई की वैल्यू भी रखना पड़ेगा। तो ये जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 to pi by 2 अंडर रूट साइन एक्स dx अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हम आई सपोज कर लेंगे। और यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी लगा देंगे, और प्रॉपर्टी क्या है कि इंटीग्रल 0 to a fx dx इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a f a माइनस x dx। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा I इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2, यहाँ पर x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स होगा, तो ये cos x में चेंज हो जाएगा, ये भी cos x में चेंज हो जाएगा, और ये sin x बन जाएगा। तो ये इक्वेशन 2 है। अब हम 1 और 2 को ऐड कर लेंगे, तो यहीं पर ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ 1 आ गया। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद पाई बाई 2। अब यहाँ पर भी 2 है, तो i की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 4। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन प्रायः पूछे ही जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इज। तो चलिए इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो फार्मूला क्या होता है कि इंटीग्रल u v dx, तो यहाँ पर आता है u इंटीग्रल v dx, फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि u, और फिर इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो यही फार्मूला हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो इसको हम सेकंड फंक्शन और इसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर भी इसको हम फर्स्ट और इसको सेकंड लेंगे। तो ये हो जाएगा u और इसका इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा dv अपॉन dx, फिर माइनस इसको डिफरेंशिएट कर लेना है, तो du अपॉन dx, और इसको इंटीग्रेट कर लेना है, तो dv अपॉन dx, और एक बार फिर से dx। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आएगा। अब देखिए जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और ये आएगा u dv अपॉन dx माइनस v du अपॉन dx।
तो ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आप चाहें तो इसको डिफरेंशिएट करके भी ये रिजल्ट ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल दिस। तो ये भी डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। इसको हमने आई सपोज कर लिया है और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसमें हम पूरे को साइन इनवर्स में ही कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ये कॉस इनवर्स एक्स है, इसको हम साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 2। इस फार्मूले का यूज करके हम इसको चेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर आएगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में तो कोई चेंज नहीं होगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये पाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स, इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये बचेगा प्लस साइन इनवर्स एक्स। तो ये इतना आ गया है और इसको अब हम इक्वेशन 1 ले सकते हैं। और अब हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे। प्रॉपर्टी क्या है? इंटीग्रल a टू b fx dx इक्वल टू इंटीग्रल a टू b f a प्लस b माइनस x dx। ये प्रॉपर्टी हम इसमें अप्लाई कर देंगे। तो I इक्वल टू 1/4 3/4 5/2 प्लस साइन इनवर्स, यहाँ पर x की जगह हमें रखना है a प्लस b माइनस x। तो इन दोनों का सम 1 हो गया तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन, इसमें भी हम चेंज कर लेंगे तो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स और यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो ये हो गई इक्वेशन 2। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे। तो 2i इक्वल टू देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक जैसा है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे और जब ऐड होंगे तो ये पाई बाई 2 और पाई बाई 2 मिलकर के पाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पाई प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स और इतना ही नीचे भी आ जाएगा। तो ये पूरा कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 1 dx। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे
तो ये आएगा x 1/4 3/4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/4 - 1/4, तो 2/4, तो ये हो गया 1/2। तो यहाँ से I की वैल्यू आएगी 1/4। तो ये A ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन ये डिफरेंशियल इक्वेशन का है। द ऑर्डर एंड डिग्री दोनों ही पूछे जा रहे हैं। तो देखिए इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर वो होता है कि सिंपल कहें कि जितने बार डिफरेंशिएट किया गया होता है, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हुआ है वो m टाइम्स हुआ। तो इसका जो ऑर्डर है वो हो जाएगा m। इसके बाद डिग्री पूछी जा रही है। तो डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी डिग्री को ही हम डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बोलते हैं। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही है और इसकी डिग्री है p, तो इसकी भी डिग्री क्या हो जाएगी, p हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा m एंड p। तो ये m एंड p, ये b ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए यहाँ p एंड m भी लिखा हुआ है, तो हमें ऑर्डर पर ध्यान देना है कि पहले ऑर्डर फिर डिग्री। तो इसलिए हमें m और p को सेलेक्ट करना है, इसको नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ही है, तो इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट टर्म है e पावर x माइनस वाई, तो इसको हम लिख सकते हैं e पावर x अपॉन e पावर y, और इसमें भी हम e पावर y को यहाँ ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा e पावर x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन e पावर y। अब हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो e पावर y dy इक्वल टू e पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे, तो ये तो e पावर y हो जाएगा और e पावर x हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये ए ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन ये फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन का ही है। तो यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और पूछा जा रहा है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा इस तरह से, ये हो जाएगा। और स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होता है कि dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ऐसे होता है। तो इसके लिए जो IF होता है ये है e पावर इंटीग्रल पी डी एक्स।
तो यहाँ पर जो p की वैल्यू है वो -10x है, ये -10x। तो -10x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा log cos x। अब देखिए e पावर log cos x है, तो ये पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा और ये केवल cos x आ जाएगा। इस प्रकार से ये बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक बार फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन का ही है और यहाँ पर तो पूरा सॉल्यूशन ही पूछा जा रहा है। तो ये भी उसी प्रकार का है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ p और q जो है ये x के फंक्शन। तो पहले हम if निकालते हैं इसका, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला था, e पावर इंटीग्रल p dx। p की वैल्यू है -1/x। तो ये हो जाएगा माइनस log x। तो इसकी वैल्यू जो आएगी ये है 1/x। अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन है y इंटू if इक्वल टू इंटीग्रल QIF dx प्लस c। तो y इंटू 1/x और यहाँ पर q है और q की वैल्यू x³ के बराबर है। तो ये हो जाएगा y/x इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये पहले तो x² हो गया है, इंटीग्रेट करने के बाद x³ आ जाएगा और प्लस c हो जाएगा। तो यहाँ पर तो y इक्वल टू लिखा हुआ है, तो हमें इस x को इधर मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ जाएगा x⁴/3 प्लस cx। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, ये ए ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 भी है, तो 3 इधर y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, द इक्वेशन x इंटू वाई इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट्स। तो ये रिप्रेजेंट करता है हाइपरबोला। और कैसे रिप्रेजेंट करता है ये देख लीजिए। तो इस प्रकार से ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद के जो 40 क्वेश्चन और बचेंगे वो हम अगले पार्ट में करेंगे। तो द इक्वेशन ऑफ द सर्किल डिस्क्राइब्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस एज डायमीटर। तो ये दोनों डायमीटर के पॉइंट हैं और सर्किल निकालना है। तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस
y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। इसमें हमें वैल्यू रख देनी है और सॉल्व कर लेना है। तो ये सर्कल की इक्वेशन आ गई है और इसके अकॉर्डिंग ये ए ऑप्शन करेक्ट है।